ठीक है, अभी क्या देखा था हम लोगों ने, कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जिसके तहत आरटीआई से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 8 की बात कर रहा था मैं। सेक्शन 8 में एक क्लॉज 2 भी है, ठीक है ना। क्लॉज 2 में जिसको बोलता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, समझा गया ना, क्लियर है। अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको क्लासिफाइड कर देते हैं हम अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो इस एक्ट में जो इंफॉर्मेशन है जिसकी मनाही है वो भी आपको आरटीआई के अंदर नहीं आता, समझा क्या ना, ये भी याद रखना, नॉट अंडर आरटीआई। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में मतलब ये ब्रिटिश के समय ये एक्ट था, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको इस एक्ट में रख दिया जाता है, वो बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है, डिफेंस से रिलेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको शेयर नहीं करने को अगर बोला गया तो फिर इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं होंगी, ये भी याद रखना है, समझेगा। इसके अलावा क्या बोला मैंने, एक और इंफॉर्मेशन लग दो, इंफॉर्मेशन जिससे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, विच कैन क्रिएट सोशल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी या लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस कर दी, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस, समझा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी पढ़ा होगा आपने, अभी इज़ैक मुइवा जो थे उनके साथ एक डील हुई थी एनएससीएन इज़ैक मुइवा के साथ, तो उसमें जो भी डील हुई थी उसके कारण अभी पब्लिक डोमेन में वो सब चीज़ें नहीं लाए थे, समझा क्या। तो वो भी क्या है, वो इंफॉर्मेशन को भी आप मांग नहीं सकते, ठीक है, बोलो समझा क्या। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे समझो एक बात क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक फंडा समझो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है, ट्रांसपेरेंसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल क्या है, आरटीआई है कि नहीं है। ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए आपको तो आपका अधिकार क्या होगा, हथियार कौन सा यूज करोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल क्या है, वो है आरटीआई। अब आरटीआई के कारण क्या क्या हो रहा है समझो, आरटीआई किस 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 चीज को जन्म दे रहा है, शेयर्ड गवर्नेंस, शेयर्ड गवर्नेंस, गवर्नेंस को आपको शेयर करना पड़ रहा है लोगों के साथ, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ, इसके साथ शेयरिंग नॉलेज हो रही है, शेयरिंग नॉलेज है ना, हम नॉलेज का भी शेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ शेयरिंग ऑफ पावर भी हो रही है, शेयरिंग ऑफ पावर। अब देखो इसके कारण क्या होता है, आरटीआई के कारण पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस हो रहा है। पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस के कारण क्या होता है, डिटरेंस होता है। जब पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होता है जिसको हम शेयर्ड गवर्नेंस बोल रहे हैं, तो इसके कारण डिटरेंस होता है। डिटरेंस काहे में, भाई अगर सरकार करप्ट है तो करप्शन से रिलेटेड डिटरेंस होगा, अगर सरकार इनएफिशिएंट है तब इनएफिशिएंसी, और अदर माल प्रैक्टिसेस अगर सरकार यूज कर रही है तो उसके खिलाफ ये डिटरेंस देता है, मिसयूज कर रही है, कुछ भी कर रही है तो डिटरेंस होता है, समझा क्या। मतलब एक तरफ है आपकी ट्रांसपेरेंसी और एक तरफ है अकाउंटेबिलिटी। तो मैं ये बोल सकता हूँ ट्रांसपेरेंसी एक क्या है, मीन्स है ना, ये मीन्स है, एक रास्ता है किसके तरफ, अकाउंटेबिलिटी क्या है, ये एंड है, एंड है मतलब गोल है, गोल क्या है कि सरकार को अकाउंटेबल बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे, किस रास्ते से बनाएंगे, तो ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी लीड्स टू, यहाँ पर लिखना है आपको अकाउंटेबिलिटी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी एक रास्ता है, मतलब मीन है, अलग अलग रास्ते होते हैं, उनमें से एक रास्ता है सरकार को अकाउंटेबल बनाना, सरकार की एक जवाबदेही फिक्स करना, उसको बोलते हैं हम क्या, अकाउंटेबिलिटी, समझना क्या ना। मतलब एक सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला ये है, बस याद रखो, ट्रांसपेरेंसी या फिर आरटीआई बोल लो, ठीक है ना, ये डिटर करता है किसको, ये डिटरेंस क्रिएट करता है किस पर, करप्शन पर। और जब सरकार करप्शन नहीं करेगी तो सरकार प्लस एफिशिएंट रहेगी, इनएफिशिएंसी, इसको डिटरेंस करता है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमको अकाउंटेबल गवर्नमेंट मिलती है, समझा क्या ना। तो ये बेसिक सा फंडा है, आप याद रखो इतनी चीज, समझा क्या।
अब एक बात बताओ इधर पे, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि भाई ये आरटीआई है ना, एक तरफ है डेमोक्रेसी, एक तरफ है अकाउंटेबिलिटी, और एक तरफ है वर्क कल्चर। वर्क कल्चर किसके सेंस में बात कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी का वर्क कल्चर। अब देखो, अगर आरटीआई होगी तो डेमोक्रेसी को प्रमोट करती है, कैसे प्रमोट करती है? पार्टिसिपेशन बढ़ाती है लोगों का, हाँ, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ती है। लोग अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी उनको कि नहीं, राइट्स के बारे में अवेयरनेस होगी, अवेयरनेस बढ़ेगी। तो भाई इसके कारण क्या होगा, राइट्स जब बढ़ेगी तो इसके कारण एक राइट बेस्ड अप्रोच जनरेट होगा। पहले लोग सिर्फ, आपको बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में कि पहले आप पैसिव रिसीवर रहे, अब आप एक्टिव बनोगे कि नहीं भाई ये आपको, आपका काम सर्विस डिलीवरी का तो है ही, ये हमारा भी अधिकार है कि हमको उन सर्विस को अवेल करना है, समझना। तो यहाँ पर राइट बेस्ड अप्रोच बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो राइट बेस्ड अप्रोच बढ़ेगा, तो ये अच्छी बात है। तो डेमोक्रेसी को ऐसे ही स्ट्रेंथन करता है। अकाउंटेबिलिटी को तो आपको बता ही दिया मैंने आपको, समझा कि इससे क्या होता है। देखो, सरकार की सोशल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। सोशल अकाउंटेबिलिटी मतलब लीगल अकाउंटेबिलिटी तो लॉ के तहत बन ही रही है, यहाँ से सोशल अकाउंटेबिलिटी और लीगल अकाउंटेबिलिटी दोनों बढ़ रही है। लीगल अकाउंटेबिलिटी, चलो ये तो पता है कि लॉ अगर आप मिसयूज करोगे, कुछ भी करोगे तो लॉ में अगर आप पकड़े जाओगे तो वहां से तो आपको पनिश कर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोशल अकाउंटेबिलिटी भी तो बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है सोशल अकाउंटेबिलिटी? पब्लिक स्क्रूटनी तो बढ़ रही है आपकी, है ना, मीडिया की स्क्रूटनी बढ़ रही है आपकी, मीडिया की स्क्रूटनी बढ़ रही है, सोशल मीडिया का स्क्रूटनी बढ़ रहा है। मतलब आप सिर्फ कोर्ट के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो, आप लॉ के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो, अब आपको सोशल मीडिया, पब्लिक के प्रति और मीडिया के प्रति, सबके प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर को कैसे वो करता है? ब्यूरोक्रेसी पहले क्या थी? पहले बोला जाता है ब्यूरोक्रेसी भाई सीक्रेसी में काम करती थी, एनोनिमिटी होती थी। लेकिन जब आरटीआई आया तो ओपन होगा कि नहीं? ओपन करना पड़ेगा आपको। ब्यूरोक्रेसी पहले ढीला ढाला रवैया अपनाती थी, अब उसको एक्टिव होना पड़ेगा। और एक्टिव क्या? उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, है ना। अपने से ही सामने वाला पूछने ना पाए उससे पहले ही डिसीजन ले लो आप। नेक्स्ट, पहले इनका एलिटिज्म रहता था इनके अंदर, बड़ा अपने आप को एरोगेंसी रहती थी ब्यूरोक्रेट्स में। अब इनको सिटीजन फ्रेंडली होना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर आप नहीं होगे तो आप डिस्क्लोज कर दिए जाओगे, है ना, आपका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा तो आप गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, क्वेश्चन किया जाएगा आपको, समझ में क्या। अब ब्यूरोक्रेसी पहले चलता है, कंसेप्ट चलता था, है ना, कि भाई कुछ भी हो बस अरे चलता है। अब क्या होता है, हर चीज आपको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ये सब करना पड़ेगा। तो भाई इसको भी अफेक्ट कर रहा है, इसको भी अफेक्ट कर रहा है, इसको भी अफेक्ट कर रहा है। तो भाई ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या देखना है आपको? नेक्स्ट देखना है कि भाई इसका परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। आरटीआई कितना ढंग से काम किया है, कितना नहीं किया। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव की, अच्छे काम क्या हुए हैं ये समझो पहले, ठीक है ना। पहला पॉइंट, आरटीआई क्या होता है? आरटीआई एक फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, समझना। ये देखा जा रहा है कि आरटीआई अपने आप में ही एक फोर्स है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक्टेड एज अ फोर्स इन सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक फोर्स की तरह काम कर रहा है। कैसे ये हुआ है? ऐसा देखा गया कि भाई पब्लिक का पार्टिसिपेशन जो है ना बढ़ गया है, कुछ सालों में पब्लिक पार्टिसिपेशन ये इंक्रीज हुआ है, समझ में क्या। इसके कारण क्या होता है, जो रोल था ना, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, मीडिया, समझ में क्या, सोशल मीडिया, एनजीओ, समझ में क्या, एनजीओ जैसे कि कुछ फेमस है, MKSS और एनजीओ जैसे परिवर्तन है ना, इनका बहुत रोल बढ़ा है। कि इससे क्या हो रहा है, आरटीआई का इनका रोल इंक्रीज हुआ है ओवर द डिकेड्स, समझना क्या। इसके कारण सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, समझना क्या।
पीपल इसको एज अ फीट यूज करते हैं कि भाई अगर आप ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं आपको आरटीआई यूज कर दूंगा। समझ में क्या? पीपल्स आर यूजिंग लाइक आई विल आरटीआई यू, है ना, मैं आपको आरटीआई कर दूंगा भाई। तो इसके फियर से भी एफिशिएंसी बढ़ी है। समझ में क्या? कुछ सालों में एफिशिएंसी बढ़ी है, ठीक है ना। अब देखो ये भी देखा गया है कि इसका पॉजिटिव ये था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं आपको, गवर्नमेंट और उसके जो भी मशीनरीज हैं एंड इट्स मशीनरीज, क्या हुआ है उनको, वो प्रोएक्टिव हो गई हैं, वो प्रॉपर अपने रिकॉर्ड मेंटेन करना सीख गई हैं, स्टार्टेड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। वो उन्होंने इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर खोल के रखे हैं, ठीक है ना। दे हैव स्टार्टेड इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर, ठीक है। वर्क कल्चर इंक्रीज हो रहा है, वर्क कल्चर अच्छा हो रहा है। वर्क कल्चर मतलब जैसे जिस ऑफिस में वो काम करते हैं वहां पर, आपको भी पता है सरकारी ऑफिस कैसे काम करती थी, लेकिन अब वो ढंग से काम करना चालू कर दिए। समझ में? वर्क कल्चर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है ना। क्लियर है? इसमें जो इंफॉर्मेशन कमीशन है ना, उनने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है, प्लेड वेरी वेल रोल। समझ में क्या? कैसा रोल? एक्टिव रोल प्ले किया है। और वो भी रोल कैसा? वो रोल है सिटीजन सेंट्रिक रोल। सिटीजन सेंट्रिक, मान लो कि भाई अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसा इंफॉर्मेशन कि भाई जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन थे, तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनको पनिश करते थे, फाइन करते थे। तो मतलब वो भी किसके फेवर में काम किए हैं? हैड वर्कड इन फेवर ऑफ सिटीजन। इन्होंने फोर्स किया है गवर्नमेंट मशीनरी को डिस्क्लोज करने के लिए, फोर्स्ड गवर्नमेंट मशीनरी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये देखने को मिला है, ठीक है। बोलो क्लियर है ये? अब देखो नेगेटिव एक्सपीरियंस की बात करें अगर हम, नेगेटिव एक्सपीरियंस में क्या था? पहला वीकनेस इन लॉ, वीकनेस इन लॉ, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम, क्या? गवर्नमेंट फेसिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। थर्ड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल, ठीक है। अब इसको समझो क्या बोल रहा हूं मैं। ये बोल रहा हूं कि भाई लॉ क्लियर नहीं है। समझ में क्या? लॉ इज नॉट क्लियर। काहे के आधार पर? अबाउट कि भाई पब्लिक अथॉरिटी कौन होंगी, किसको पब्लिक अथॉरिटी आप समझोगे, है ना, उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होंगी। फिर जो आईसी, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपने ऑर्डर देते हैं ना, उनका एनफोर्समेंट ढंग से नहीं हो पाता। एनफोर्समेंट ऑर्डर ऑफ, या फिर बाई इंफॉर्मेशन कमीशन। समझ में? प्लस ये लॉ से रिलेटेड जो भी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जो बजट सपोर्ट होना चाहिए वो भी नहीं होता है ना। तो बजट सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। प्लस क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। जब डेफिनेशन क्लियर कट नहीं होती है तो फिर वही गड़बड़ हो जाती है कि भाई इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिनाई कर दी जाती है, कुछ भी चीज़ को बता करके लिंक कर देंगे नेशनल सिक्योरिटी से और इससे, समझा गया ना। तो वो अलग इशू है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट फेसिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस में क्या है। देखो इसके कारण क्या होता है, देखो पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ेगी। हाँ, पब्लिक स्क्रूटनी बढ़ गई है,
समझा क्या? सिर्फ पब्लिक की ही नहीं, मतलब सीधे लिख लो सोशल स्क्रूटनी, सोशल अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है ऑफ गवर्नमेंट, ये इंक्रीज हो गई। इसके कारण क्या होता है, अब जो भी डिसीजन लेते हैं तो भाई बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो भाई इसमें क्या होता, पहले जल्दी जो डिसीजन ले लिए जाते थे अब वो जल्दी नहीं ले जाएंगे, टाइम लगेगा। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या हो गई है, डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन हो गई है ना। वो कैसी हो गई है, स्लो डाउन, ठीक है ना, क्लियर है ना। क्यों स्लो डाउन कैसा हो गया है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस हो गया। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब डिसीजन ही नहीं लेते, वो टंगी है फाइल दिनों तक, वो इधर पास करेंगे उधर पास करेंगे, डिसीजन लेने से बचते हैं। समझ में? क्यों? ड्यू टू फियर ऑफ आरटीआई। समझा क्या? आरटीआई के डर से इवन गवर्नमेंट में भी एक्सेप्ट करती है, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट एफिशिएंसी हैज सफर्ड, है ना। गवर्नमेंट खुद ही जानती है कि इसके कारण एफिशिएंसी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है ना, आरटीआई आने के बाद। क्लियर है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब लोगों पर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर कैसे पड़ा है भाई। अब क्या होता है, मर्डर केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। जो किसका, आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, और सरकार को लगता है कि भाई ऐसा इन्फॉर्मेशन है, ये व्यक्ति अगर इसके पास आ गई तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो उसमें मर्डर केस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। समझा क्या? हरासमेंट बढ़ रहा है, हरासमेंट किसका, वही आरटीआई एक्टिविस्ट जो भी अगर एग्जांपल जानना हो तो भाई 40 मर्डर केस हो चुके हैं। समझा गया? इसका आंकड़ा वो तो कब की बात कर रहा हूँ, 2018 के आसपास, अब तो बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है ना। हरासमेंट बढ़ गया है, पुअर एक्सपीरियंस है पब्लिक का, पुअर एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक, जैसे कि कैसे पुअर एक्सपीरियंस है कि जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पुअर है। आपको इंफॉर्मेशन तो दे देंगे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को मान लो कि भाई उसकी आपको 500 पेज की फाइल दे देंगे, समझा कि आपको सिर्फ कोर चीज चाहिए था वो नहीं देंगे, प्लस उसमें जो लैंग्वेज होगी उतनी ट्विस्ट होगी आपको समझ में नहीं आएगी, आपको उसको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन समझ में आता है, समझा कि ऐसा लैंग्वेज होता है। तो इसी को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है, पुअर है। समझा ना, ठीक है ना। आपका 75% ऑफ टाइम इसी में लग जाएगा, ठीक है ना, 75% ऑफ टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। डिले होता है, डिले इन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये सब पब्लिक का एक्सपीरियंस है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में आप बता दोगे कि हाँ ये नेगेटिव इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक इशू है जिसको बोलते हैं फ्रिविलेस आरटीआई, मतलब फेक आरटीआई जो होती हैं, ठीक है। फ्रिविलेस आरटीआई और फेक आरटीआई, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये इंफॉर्मेशन जो हायर करते हैं ना, मांगते हैं, जिसका वो मिसयूज करना चाहते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन, पर्सनल गेन। आरटीआई को मैंने आपसे क्या बताया था, पीआईएल से कंपेरेबल है, मतलब ये लोगों के हित के लिए ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल गेन के लिए इसको आरटीआई को फाइल की जाती है, समझना क्या ना। ये आरटीआई काहे के लिए फाइल की जाती है, आरटीआई फॉर ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग पर्पस के लिए। किसको ब्लैकमेल करना है, जो भी पब्लिक फंक्शनरीज होते हैं, जैसे कि मान लो कि एक आईएएस है, समझना, उसको ब्लैकमेल करने के लिए, इसलिए ब्लैकमेल करेंगे क्योंकि भाई वो उसका काम नहीं कर रहा है, तो भाई उसको आईएएस को लगेगा कि यार कौन इस झमेले में पड़े, कल को मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने लगेगी, मैं दिक्कत, मेरे को सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो बात अलग है कि मैंने कुछ नहीं किया है ना, मेरे को बाद में भले सस्पेंड के बाद वापस से रिज्वाइन करने को मिल जाएगा, बट तब तक के लिए अब इसमें तो टाइम लग जाएगा, तब तक तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। तो वो भी इन सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो फिर सरेंडर हो जाते हैं, तो उस चक्कर में ब्लैकमेलिंग के लिए भी उनको यूज किया जा रहा है, समझा क्या ना। फिर ये जो पब्लिक अथॉरिटीज होती हैं, पब्लिक फंक्शनरीज होती हैं, है ना, इनकी जो फंक्शनिंग होती है,
इनको हिंडर करने के लिए, इनकी फंक्शनिंग में हिंड्रेंस के लिए भी यूज किया जाता है आरटीआई को, ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, पॉलिटिकल गेन्स, पॉलिटिकल गेन्स के लिए, ठीक है ना। कुछ आरटीआईज कैसी होती हैं, पॉलिटिकली मोटिवेट होती हैं, मोटिवेटेड होती हैं, ठीक है ना। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल रीजंस के कारण उसका मिसयूज करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, समझा क्या। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि वर्कलोड बढ़ जाता है ना भाई, वर्कलोड बढ़ गया कि नहीं हो गया, काहे पर, वर्कलोड ऑन जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, पब्लिक फंक्शनरीज पर, मतलब कौन सी पब्लिक फंक्शनरीज, जो आरटीआई ऑफिशियल्स हैं, पीआईओ वगैरह जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, उन पर वर्कलोड बढ़ गया कि नहीं, समझा क्या, उन पर भी वर्कलोड बढ़ गया। और दूसरा जो पब्लिक फंक्शनरीज है, मतलब कौन पब्लिक फंक्शनरी, जैसे कोई भी आईएएस होगा, ऑनेस्ट ऑफिसर्स होंगे, वो भी डरने लगेंगे अब डिसीजन लेंगे, समझा क्या ना। तो वर्कलोड जो होता था वो इंक्रीज हो जाता है, आरटीआई ऑफिसर्स में भी इंक्रीज होता है, और जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं, अदर पब्लिक फंक्शनरीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जो आईएएस हो सकते हैं, आईपीएस हो सकता है, कोई भी पब्लिक फंक्शनरीज होते हैं, फिर वो क्या करते हैं, अपनी ड्यूटी से रिफ्रेन होते हैं, रिफ्रेन्स फ्रॉम फंक्शनिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। प्लस इसमें हरासमेंट लिख लो आप, हरासमेंट ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर, ठीक। तो ये चीज जो है वो बढ़ जाती, क्लियर है। ठीक है ना। तो हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर ये लिख दिया ना पॉलिटिकल रीजन, तो उसमें आप एक्सपांड कर दो जितना एक्सपांड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो इशूज क्या है इससे रिलेटेड, इशूज विथ आरटीआई, क्या इशूज हैं आरटीआई के रिलेटेड। पहला सेक्शन 8, सेक्शन 8 का यूज करते हैं डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, यूज करते हैं फॉर डिनाइल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को डिनाई करने के लिए सेक्शन 8 का यूज करते हैं, समझा क्या ना, कि भाई वो ना देना पड़े, इंफॉर्मेशन ना देना पड़े, समझा क्या ना। प्रोसीजर अलग होती है, प्रोसीजर सेपरेट प्रोसीजर, काहे के लिए, फाइलिंग आरटीआई के लिए, और दूसरा अपील के लिए, समझ में क्या। इसके लिए अलग प्रोविजन है, इसके लिए अलग प्रोविजन है, कि इसके लिए अलग प्रोसीजर है, इसके लिए अलग प्रोसीजर है, समझ में, एक ही प्रोसीजर नहीं है, समझ में क्या ना। नेक्स्ट क्या होता है, आप विथड्रॉ कर सकते हो, एक प्रोविजन ये है इसमें कि आरटीआई से अगर आपने एक बार आरटीआई लगा दी ना, तो आप विथड्रॉ कर सकते हो आप अपनी आईटीआई को, आईटीआई बोलो आरटीआई, विथड्रॉल ऑफ आरटीआई, अपील, अपील बाई एप्लीकेंट, अच्छी बात है बुरी बात है ये बताओ, समझा क्या। ये समझ में आ रहा है ये स्टेटमेंट का मतलब, इसका मतलब ये है कि भाई अगर अगर विथड्रॉल का प्रोविजन है तो फिर इसको हरास कर दिया जा सकता है, इसको टॉर्चर किया जा सकता है, इसको फोर्सफुल्ली बोला जा सकता है कि भाई आप अपना एप्लीकेशन को विड्रॉ करो, समझा क्या ना। तो ये क्या कर सकता है, दिस कुड लीड टू फोर्सफुल विथड्रॉल ड्यू टू हरासमेंट, हो जाएगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बताया मैंने आपको, कोई टाइम लिमिट भी नहीं दी है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील, समझा कि अपील से रिलेटेड कोई वो नहीं दिया गया, ठीक है ना।
बोलो क्लियर है? ठीक, चलो लास्ट टॉपिक क्या देखना है इसमें? रिफॉर्म्स नीडेड इन आरटीआई। ठीक है ना? तो पहला कुछ ऑलरेडी जो कुछ स्टेप ले लिए गए हैं ऑलरेडी डन, वो समझ लो। ठीक है ना? तो जैसे डिजिटाइजेशन कर दो ना आप सब चीज का, और स्पेशली काहे का? सीआईसी का। जो सीआईसी है उसका डिजिटाइजेशन कर दिया है। अब सीआईसी कहे की तरह काम करती है, नाउ एक्ट्स एज ई कोड, ई कोड की तरह एक्ट करती है। ठीक है ना? ठीक है, अब देखो ये आरटीआई आपने फाइल की, ऐसा डिजिटाइजेशन कर दिया, आरटीआई आपने फाइल की। ठीक है ना? अब ये अलग अलग प्रोसेस से जाएगी, विल गो थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। तो हर बार आपको क्या किया जाए? इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया जाएगा। ही वुड बी अपडेटेड अबाउट इट्स स्टेटस, कि भाई उसने जो इंफॉर्मेशन मांगी थी उसका अभी क्या स्टेटस है। जैसे कि होता है ना कि भाई आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो बार बार मैसेज आते रहते हैं कि भाई आपका अकाउंट है, हाँ केवाईसी नॉर्म फुलफिल हो गया है, ये हो गया, ये वाला प्रोसेस हो गया, हाँ ये सब। तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता जाएगा, है ना? एंड वुड गेट अलर्ट अबाउट द सेम, उसको समय समय पर बताया जाएगा, बताते रहेंगे कि हाँ भाई ये इशूज़ हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर है ना? तो ये सब कुछ स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं, समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट क्या स्टेप लेने की ज़रूरत है? मैंने आपको क्या बताया अभी? क्या हमने पढ़ा कि भाई अलग अलग प्रोविज़न है, तो क्या स्टेप लेने चाहिए? कॉमन मैकेनिज्म होना चाहिए ना दोनों के लिए, कॉमन मैकेनिज्म फॉर बोथ फाइलिंग आरटीआई और अपीलिंग आरटीआई, उनके लिए कॉमन मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना? अभी डिफरेंट है। नेक्स्ट क्या रिफॉर्म लेने की ज़रूरत है? अभी फीस जो है ना, फीस एट प्रेजेंट कितना रुपए होता है? प्रेजेंट होता है 10 रुपए। इसको इंक्रीज कर दो, आप इंक्रीज कर दो, अब जितना भी मन लिखना है आपको, 50 लिख दो, 100 लिख दो, ताकि इसका क्या होगा कि भाई जो फ्रिविलेंट आरटीआईज है ना वो प्रिवेंट हो सके। ऐसे हर कोई मुंह उठा करके ये आरटीआई लेकर के लेने आ ना सके, समझा क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, नेक्स्ट सजेशन ये है, अभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज आउटसाइड है ना आरटीआई के, इनको अंदर लाओ, शुड बी ब्रॉट अंडर आरटीआई। नेक्स्ट जुडिशियरी भी अभी बाहर है, जुडिशियरी को भी लेके आओ, जुडिशियरी को भी नहीं छोड़ना है, समझा क्या ना? तो यहाँ पे भी शुड बी ब्रॉट अंडर आरटीआई। ठीक, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, जो अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं वो स्विफ्ट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। जहाँ पर भी अननेसेसरली जो मैन पावर की कमी है उसको फुलफिल करना चाहिए, समझना क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर शुड बी स्विफ्ट, मतलब तेजी से, ढीला ढाला रवैया नहीं, एकदम तरीके से। फिर उसके बाद हायर करना है, क्या भी? जो अदर मैन पावर्स हैं, अदर मैन पावर्स मतलब जो भी स्टाफ की ज़रूरत है उन सबको आपको हायर करना है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो भी रिक्वायरमेंट है उनको बढ़ाओ, समझा क्या? हाँ, अब मान लो ये एडजुडिकेटर है, एडजुडिकेटर मतलब जो डिसाइड करेगा कि भाई डिस्प्यूट आ गया तो वो डिसाइड करते हैं, उनको बोलते हैं एडजुडिकेटर। अब देखो क्या करना है, अभी इनको क्या करते हैं, इतना सारा केसेस एक साथ दे देते हैं तो ये ढंग से कुछ भी नहीं कर पाते। तो करना क्या चाहिए? फिक्स कर दो आप, फिक्स द लिमिट ऑफ नंबर ऑफ केसेस, है ना? नंबर ऑफ केसेस आप फिक्स कर दो,
कि भाई इतने महीने के अंदर, है ना, विच हैव टू बी डिल्ट, विच हैव टू बी डिल्ट एवरी मंथ, ठीक है ना भाई, हर मंथ इनको इतने ही केसेस को हैंडल करना है, समझ में आ गया ना, उसका टाइम फिक्स कर दो, टारगेट फिक्स कर दो, और फिर उसको उनके हिसाब से परफॉर्म करने दो, समझ में आ गया। अभी कुछ नहीं होता, कुछ भी प्लान्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो ढंग से काम ही नहीं कर पाते, ये दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ये? ठीक है। एक और रिफॉर्म है कि क्लासिफिकेशन कर दो ऑफ इंफॉर्मेशन का, समझ में, इंफॉर्मेशन का क्लासिफिकेशन कर दो कि भाई ये इसको डिस्क्लोज करना है, ये वाला इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, समझ में क्या। इससे क्या होगा, इससे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सही तरीके से काम कर सकता है, समझ में क्या। नेक्स्ट क्या करना है, सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम होना चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए इधर उधर नहीं भगाना चाहिए, समझ में क्या ना, एक जगह जाओ, एक ऑफिस में जाओ, एक डेस्क पर जाओ, वहीं पर सब कुछ मिल जाए। वो कौन होगा, ऑनलाइन कर दो आप उसको, ऑफलाइन जैसे भी करना आप, समझ में क्या ना, बट सिंगल विंडो करना चाहिए, समझ में क्या। एक और सजेशन ये बोला जाता है, ये जो PIO है, इसके पास ओनरशिप होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को लेकर के, ओनरशिप शुड हैव ओनरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ में क्या, इसके पास ओनरशिप होनी चाहिए इंफॉर्मेशन को, ताकि जब इससे कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो ये नहीं कि ये ढूंढ रहे हैं 10 जगह से पता कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन इसी के पास होनी चाहिए और ये रियल टाइम बेसिस पर उसको डिस्पोज कर दे, समझ में गया ना। मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन शुड रिमेन एट हिज डिस्पोजल, समझ में क्या। मतलब क्या है, एक ऑफिस बना दो ना आप, सीधी बात है, एक पब्लिक रिकॉर्ड का ऑफिस बना दो, रिकॉर्ड ऑफिस होनी चाहिए, जो क्या करेगा, मेंटेन करेगा सारी इंफॉर्मेशन को, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, इन सबको मेंटेन करने के लिए एक ऑफिस बना दो, उस ऑफिस को PIO को उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है दे दो। अब उससे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति उससे इंफॉर्मेशन मांगता है तो वो PIO अपनी ही उसका यूज़ करके, पावर का यूज़ करके वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दे, बाद में झंझट ना हो कि नहीं ये वाली इंफॉर्मेशन इधर से लेनी पड़ रही है, इधर से लेनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ रिफॉर्म्स थे RTI में, जो चाहिए जो कर देना चाहिए। तो कभी भी RTI पे आए, क्या क्या कमी है, क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब हमने देख लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई RTI से रिलेटेड, यहाँ से हमारा ट्रांसपेरेंसी और RTI वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज़ और बची है, सिटीजन चार्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे क्या, सिटीजन चार्टर।